गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम क्लास 8 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, इसके बारे में जानेंगे। व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट का मतलब है हमें संसद क्यों चाहिए, संसद की ज़रूरत क्यों होती है कि हमें संसद बनानी पड़ती है या और इसके अलावा चुनाव वगैरह करवाने पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट या संसद की ज़रूरत क्यों होती है, इस चैप्टर में आज यही जानेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। पार्लियामेंट इनेबल्स सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट की जो संसद है वो भारत के नागरिकों को सक्षम बनाती है किस चीज़ के लिए, टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की या निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी या हिस्सा लेने के लिए, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, इसके अलावा सरकार को नियंत्रित करने में जनता अपनी भागीदारी निभाती है। दस मेकिंग इट द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड ए की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए जो संसद या पार्लियामेंट है उसको बनाने में जो सबसे महत्वपूर्ण या की फीचर है, मुख्य विशेषता है, वो यह है कि इसमें भारत के लोग भारत की डेमोक्रेसी के लिए या भारत के लोकतंत्र के लिए भारत का संविधान निर्माण करते हैं और उसमें संविधान निर्माण प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं। और जो संविधान या संसद के लिए जो निर्माण, संसद का जो मेकिंग होता है या डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया होती है उसमें अपना योगदान देती है भारत की जनता। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है भारत के संविधान की, कि भारत के लोग भारत के संविधान में और पार्लियामेंट में विश्वास करते हैं। साथ ही वो सरकार की जो डिसीजन मेकिंग है और सरकार को जो नियंत्रित करने की शक्ति है वो भारत के लोगों के पास है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई शुड पीपल डिसाइड। लोगों को डिसाइड या निर्णय क्यों लेना चाहिए। इंडिपेंडेंस वाज लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट स्ट्रगल। तो मतलब बहुत लंबे चौड़े संघर्ष के साथ बड़े लंबे समय तक जो भारत के लोगों ने जो संघर्ष किया अंग्रेज़ों के साथ, उसी का परिणाम था कि हम इतने सालों के बाद गुलामी, जो हमने इतने सालों की जो गुलामी देखी उसके बाद हम आज़ाद हुए। तो आज़ादी बड़ी लंबी प्रोसेस थी, बड़ी लंबी संघर्षों के बाद हमें मिली है। दे गॉट इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड पार्टीशन इन डिसीजन मेकिंग। तो जो भारत के लोग थे वो इंस्पायर हुए, मतलब प्रेरित हुए किससे, फ्रीडम के विचारों से, मतलब आज़ादी के विचारों से, इसके अलावा इक्वालिटी, समानता के विचारों से, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, इसके अलावा जो निर्णय लेने की क्षमता है या निर्णय प्रक्रिया है उसमें अपने हिस्सेदारी निभाकर। अंडर द कॉलोनियल रूल द पीपल डिड नॉट क्रिटिसाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट बट द फ्रीडम मूवमेंट चेंज्ड दिस सिचुएशन। तो कॉलोनियल रूल के अंतर्गत जब औपनिवेशिक शासन था अंग्रेज़ों का भारत पर, उसमें भारत के लोग अंग्रेज़ सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी का आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला तो इससे स्थिति धीरे धीरे बदल गई। द नेशनलिस्ट बिगेन टू अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो जो राष्ट्रवादी नेता थे, क्रांतिकारी नेता थे, वो ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे और साथ ही वो डिमांड, उनसे कुछ मांग भी करने लगे। द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिपेंडेंट इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो भारत का जो संविधान है, आज़ाद भारत का जो संविधान है, वह एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। इसका मतलब है कि जो वयस्क मताधिकार है, कि एक एडल्ट व्यक्ति को वोट देने का अधिकार हो। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब भारत के जितने भी एडल्ट हैं, मतलब 18 साल से जो बड़े लोग हैं वो सभी वोट दे सकते हैं। उन सबको वोट देने का अधिकार भारतीय संसद के द्वारा, भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया है।
नेक्स्ट टॉपिक है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और उनके प्रतिनिधि। तो लोग जो सरकार चुन के भेजते हैं, तो संसद में अपने प्रतिनिधि वो चुनकर भेजते हैं, जिनको एमपीज़ कहा जाता है। तो देखिए इसमें क्या है, ये डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। तो जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र या प्रजातंत्र है, वह आम सहमति का या एक लोगों की एक राय का या सहमति का विचार है। फॉर एग्जांपल द डिज़ायर, अप्रूवल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। मतलब इसमें कंसेंट का मतलब यही है कि लोगों की इच्छा से और लोगों की अप्रूवल से, स्वीकृति से ही और लोगों की पार्टिसिपेशन से ही डेमोक्रेटिक सरकार काम करती है। लोग अपनी इच्छा से डेमोक्रेटिक सरकार चुनती है, ठीक है, और लोगों के अप्रूवल से ही और लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा, वोटिंग से, जो वोटिंग होती है उसमें लोग अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, उसके द्वारा ही अपनी सरकार वो चुनते हैं। इट इज़ द डिसीजन ऑफ द पीपल दैट क्रिएट्स ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड डिसाइड्स अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो यह लोगों का डिसीजन या निर्णय ही होता है कि वो एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक सरकार चुनती है और वो खुद डिसाइड करती है कि यह किस प्रकार कार्य करेगी। द बेसिक आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज़ दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। तो डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का जो बेसिक आइडिया है या मूल विचार है, वो यह है कि इसमें हर व्यक्ति, चाहे इंडिविजुअल हो या देश का हर व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है इस डेमोक्रेसी में। मतलब हर व्यक्ति का बराबर योगदान होता है और वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि बड़े से बड़ा व्यक्ति। एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल एज द अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। तो मतलब यही है कि इसमें भारत के हर व्यक्ति का भरोसा होना चाहिए कि वह भी अपने वोट के द्वारा भारत की सरकार चुन रहा है। तो मतलब भारत की सरकार में और भारत की संसद में हर व्यक्ति को भरोसा भी होना चाहिए। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। तो जो पार्लियामेंट या संसद जो है, जो कि देश के हर वर्ग से या हर हिस्से से आए हुए प्रतिनिधि उसमें आते हैं, वह सरकार को कंट्रोल करती है और उसको गाइड भी करती है, सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन भी करती है। नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। संसद की भूमिका, संसद का काम क्या है और उसकी भूमिका क्या है। द इंडियन पार्लियामेंट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेथ दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो भारतीय पार्लियामेंट एक एक्सप्रेशन है, मतलब एक प्रतीक है किसका, ऑफ द फेथ ऑफ द पीपल, लोगों की आस्था का, ठीक है, ऑफ इंडिया हैव इन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि जो लोकतंत्र का मुख्य सिद्धांत है कि वो लोगों की आस्था उसमें होनी चाहिए। तो भारतीय पार्लियामेंट में लोगों की आस्था होती है। द पार्लियामेंट इन आवर सिस्टम हैज़ इमेंस पावर बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो हमारे देश की जो संसद है उसके पास बहुत महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है, क्योंकि यह हमारे देश के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। द लोकसभा, पार्लियामेंट के दो हिस्से होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। वैसे राष्ट्रपति भी पार्लियामेंट का ही हिस्सा है, लेकिन मुख्य रूप से इसके दो हिस्से होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो लोअर हाउस लोकसभा होता है और अपर हाउस राज्यसभा। द लोकसभा इज इलेक्टेड वंस एवरी 5 years। तो लोकसभा का चयन हर 5 साल में एक बार होता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो भारत को बहुत सारे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें बांट दिया गया है। जितने लोग चुनकर आने हैं उतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भारत को बांटा जाता है, भारत के अलग अलग हिस्सों को। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूंसीज इलेक्ट्स 1 person टू द पार्लियामेंट। और हर इन निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति चुनकर पार्लियामेंट में या संसद में, मतलब लोकसभा में चुनकर आता है। वंस इलेक्टेड द कैंडिडेट्स बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमपीज़। एक बार अगर वो इलेक्ट हो जाता है या मतलब जो चुनाव जीत जाता है तो वह पार्लियामेंट का सदस्य बन जाता है या एमपी बन जाता है।
दीज MPs टुगेदर मेकअप द पार्लियामेंट, और ये सारे MP मिलकर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, लोकसभा मीन्स लोअर हाउस एंड राज्यसभा अपर हाउस। तो पार्लियामेंट या संसद के 2 सदन होते हैं। जो निचला सदन है उसको लोकसभा कहा जाता है और जो उच्च सदन है उसको राज्यसभा कहा जाता है। हेडेड बाय देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, फॉर एग्जांपल स्पीकर एंड चेयरमैन रिस्पेक्टिवली। तो मतलब इनका जो अध्यक्ष होता है लोकसभा अध्यक्ष, तो वो उसको स्पीकर कहा जाता है, और जो राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष हमेशा मेजॉरिटी पार्टी से ही चुना जाता है। जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है और उसी पार्टी की सरकार बनती है, और उसी पार्टी से लोकसभा का स्पीकर भी चुना जाता है। और राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कि देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। इन द पार्लियामेंट सम सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर SC, ST एंड वीमेन कैंडिडेट्स। संसद में कुछ सीटें SC, ST कैटेगरी और महिलाओं के लिए भी आरक्षित रहती है। उन सीट पर इन सदस्यों के द्वारा ही चयन किया जाना होता है। पार्लियामेंट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। अब पार्लियामेंट के कुछ कार्य होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जिसके लिए पार्लियामेंट का चुनाव होता है। वो क्या क्या काम है देखिए। टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण काम है कि नेशनल गवर्नमेंट मतलब राष्ट्रीय सरकार का चयन करना, राष्ट्रीय सरकार को चुनती है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। ठीक है, तो पार्लियामेंट में भारत के राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। ओके, आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस ए लिस्ट इज़ प्रिपेयर्ड शोइंग हाउ मेनी MPs बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। तो जब लोकसभा का चुनाव होता है हर 5 साल में, तो उस चुनाव के बाद एक लिस्ट बनाई जाती है। जब उसका रिजल्ट आता है तो एक लिस्ट बनाई जाती है कि हर पार्टी से कितने MP जीते हैं या कितने MP जीत कर लोकसभा में आए हैं। ठीक है, अब देयर आर 543 इलेक्टेड प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर्स इन लोकसभा। लोकसभा में टोटल 545 सीट्स होती है, जिसमें कि 543 सीट्स पर चुनाव होता है, और 2 एंग्लो इंडियन जो होते हैं नॉमिनेट, वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो 2 एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, बाकी 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है। इसीलिए 543 का हाफ लगभग 271.5 होता है, लेकिन उसके लिए मेजॉरिटी चाहिए 272 मेंबर्स किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, फॉर ए पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट दे मस्ट हैव ए मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड MPs। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी को सरकार बनाने के लिए लोकसभा में बहुमत ज़रूरी होता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, सरकार चुनने के लिए केवल राज्यसभा में ना केवल लोकसभा में मेजॉरिटी या बहुमत ज़रूरी होता है। ठीक है, और बहुमत मतलब आधे से ज़्यादा सीट, 50% से एक सीट भी ज़्यादा होगी तो वो बहुमत में मानी जाती है। ए मेजॉरिटी पार्टी शुड हैव एटलीस्ट हाफ द नंबर, मतलब हर मेजॉरिटी पार्टी को कम से कम टोटल सीट का आधा सीट प्राप्त करना चाहिए। फॉर एग्जांपल 272 मेंबर्स और मोर, कि कम से कम 272 सीट लोकसभा में किसी पार्टी को आनी चाहिए, या उससे ज़्यादा आएगी तभी उसकी सरकार बनेगी। द अपोजिशन इन पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन या कोलिशन पार्टी फॉर्म्ड। अब अपोजिशन पार्टी कौन होगी, या जो किसको बोलते हैं विपक्षी पार्टी किसको कहेगी पार्लियामेंट में? वो सबसे बड़ी पार्टी जो कि सरकार का विरोध करती है, या जो मेजॉरिटी में आई हुई पार्टी का विरोध करती है, या फिर
जो कोलिशन गवर्नमेंट या जिसको गठबंधन वाली सरकार भी कहते हैं, ऐसी पार्टी का विरोध करने वाले जो दल होंगे या जो पार्टियां होंगी वो होगी अपोजिशन पार्टी। तो द लार्जेस्ट अमंग दीज पार्टी इज़ कॉल्ड द अपोजिशन पार्टी। तो इन पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टी होगी वो अपोजिशन पार्टी कहलाएगी। जैसे अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी मिली हुई है, तो बीजेपी के बाद में जो सेकंड मेजॉरिटी पार्टी है वो कांग्रेस है, इसीलिए कांग्रेस है अपोजिशन पार्टी। तो वो उसका विरोध करती है, इसीलिए उसको अपोजिशन पार्टी कहते हैं। अब आप समझेंगे कोलिशन फॉर्म या कोलिशन जो होती है गवर्नमेंट वो क्या होती है। कोलिशन गवर्नमेंट वो होती है कि जब किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो वो दूसरी पार्टी के साथ मिलकर जो मेजॉरिटी वाला आंकड़ा होता है, जैसे कि इसमें 272, वो आंकड़ा प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो इसमें 2 पार्टी भी मिल सकती है, 2 से ज़्यादा भी मिल सकती है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी मिलकर जो सरकार बनाती है उसको कहते हैं कोलिशन या गठबंधन वाली सरकार। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ लोकसभा इज़ टू सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब लोकसभा का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा एग्जीक्यूटिव का चयन करना। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को कहते हैं। आप ये मान लो एग्जीक्यूटिव ही सरकार होती है। ठीक है, पूरी पार्लियामेंट सरकार नहीं होती, क्योंकि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी भी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव होती है उसमें केवल सरकार के लोग होते हैं, और वो भी केवल जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो उस लेवल के लोग एग्जीक्यूटिव में होते हैं, जिसको कार्यपालिका कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज़ द ग्रुप ऑफ पर्सन हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट फॉर विच वी यूज़ द टर्म गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव एक ऐसे लोगों का समूह है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है। जिसके लिए हम सरकार शब्द का यूज़ करते हैं वह असल में एग्जीक्यूटिव ही है, या सरकार को ही एग्जीक्यूटिव कहते हैं, या एग्जीक्यूटिव को ही सरकार या कार्यपालिका कहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। अब लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है वो मेजॉरिटी प्राप्त करती है, मतलब जो मेजॉरिटी प्राप्त करती है वही रूलिंग पार्टी होती है, और उस रूलिंग पार्टी का जो लीडर होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो उस एग्जीक्यूटिव का हेड भी वही प्राइम मिनिस्टर ही होता है। When 2 or more than 2 different political parties join together to form a government, it is known as a coalition government। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ आपस में मिल जाती है सरकार बनाने के लिए, ताकि वो जो मेजॉरिटी का आंकड़ा है वो प्राप्त कर ले, तो ऐसी सरकार को कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन वाली सरकार कहा जाता है। द राज्यसभा फंक्शंस प्राइमरीली एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स। अब राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों की सभा होती है, राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, भारत के राज्यों का संसद में। इट हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल टू रिव्यूइंग एंड अल्टरिंग द लॉज इनिशिएटेड बाय द लोकसभा। अब इसके पास एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है कि वह जो लोकसभा के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को रिव्यू कर सकती है। रिव्यू यानी समीक्षा कर सकते हैं कि ये कानून सही है कि नहीं। इसके अलावा उसमें ऑल्टरिंग भी कर सकती है। इसके अलावा अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है कि ये कानून कुछ गलत है, इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत होती है, तो वह उसमें संशोधन या ऑल्टरिंग भी कर सकती है, उसमें कुछ सुधार कर सकती है, जिसको ऑल्टरिंग करना या संशोधन करना कहते हैं। द राज्यसभा कैन आल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। अब राज्यसभा जो होती है वह मतलब कानून भी पेश करती है या कानून का प्रस्ताव भी पेश कर सकती है, कि ज़रूरी नहीं कि कानून का प्रस्ताव पहले लोकसभा में पेश हो, राज्यसभा से भी हो सकता है कि कानून का प्रस्ताव राज्यसभा भी पहले पेश कर सकती है। ठीक है। ए बिल इज़ रिक्वायर्ड टू पास थ्रू द राज्यसभा इन ऑर्डर टू बिकम ए लॉ। अच्छा, कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास हो गया है तो उस बिल को राज्यसभा से भी पास होना होगा, अगर उसको कानून बनना है तो। ठीक है,
लोकसभा द्वारा कोई भी बिल अगर पास होकर राज्यसभा में पास नहीं हो पाता तो वो कानून नहीं बन पाता। इसीलिए कोई भी बिल अगर लोकसभा में पास हो जाता है तो उसको राज्यसभा में भी पास होना ज़रूरी होता है, अन्यथा वो कानून नहीं बन पाता। जब ये दोनों से पास हो जाता है तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट को भी उसको पास करना पड़ता है। प्रेसिडेंट एक बार उसको लौटा सकता है, लेकिन अगर दोबारा वापस लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर वो प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट को उस पे साइन करने होते हैं और उस समय प्रेसिडेंट के साइन के साथ ही वो कानून बन जाता है। The member of the Rajya Sabha are elected by the elected members of legislative assemblies of various states। अब राज्यसभा में लोग कैसे चुन के आते हैं? लोकसभा में तो हम डायरेक्ट लोगों को चुनकर भेज देते हैं। जो 18 साल से बड़े लोग होते हैं वो लोकसभा चुनाव में अपना वोट देकर अपना एमपी चुन के भेज देते हैं। वो लोकसभा का मेंबर या एमपी बन जाता है, जो कि लोकसभा सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं कि अलग अलग भारत के अलग अलग राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है, मतलब विधानसभाएं हैं, तो विधानसभाओं में जो चुने हुए एमपी हैं, एमपी नहीं एमएलए, विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो एमएलए राज्यसभा में अपने एमपी चुनकर भेजते हैं। मतलब हम जिनको चुनकर भेजते हैं विधानसभाओं में, तो वो चुने हुए सदस्य या एमएलए देश के लिए राज्यसभा के लिए अपने स्टेट से एमपी चुनकर भेजते हैं। तो ये अब एक तरह का इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया। ठीक है, लोकसभा का डायरेक्ट इलेक्शन होता है और राज्यसभा का इनडायरेक्ट होता है। देयर आर टू इनडायरेक्ट इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो कि एमएलए है वो उनको चुनकर भेजते हैं। There are 233 elected members plus 12 members nominated by the president। अब राज्यसभा में टोटल 245 एमपी होते हैं, जिसमें कि 233 इलेक्टेड होते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से चुनकर आएंगे, प्लस जो 12 मेंबर होंगे वो नॉमिनेटेड होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, अब दूसरा काम क्या है? ठीक है, पार्लियामेंट का सेकंड वर्क या फंक्शन क्या है? दूसरा काम है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। सरकार को नियंत्रित करना, सरकार का मार्गदर्शन करना और सरकार को सूचित करना या उसको जानकारी देना। द पार्लियामेंट बिगिंस विद ए क्वेश्चन आवर। पार्लियामेंट की शुरुआत हमेशा एक प्रश्न काल के साथ या क्वेश्चन आवर के साथ होती है। द क्वेश्चन आवर इज़ एन इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म। अब जो प्रश्न काल जो है एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है थ्रू विच एमपीज़ कैन एलिसिट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जिसके द्वारा जो एमपी होते हैं या जिसको बोलते हैं सांसद, ठीक है, वो सरकार के कामकाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज़ अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग्स। अब जब सरकार से विपक्ष सवाल पूछता है, इससे सरकार बड़ी अलर्ट हो जाती है, सचेत या सावधान हो जाती है कि उसने उसकी क्या क्या कमियां रही है, क्या क्या खामियां रही है, जिसको ठीक करना होगा। शॉर्टकमिंग मतलब खामियां या कमियां। तो सरकार बिल्कुल अलर्ट हो जाती है कि अब जो उन्होंने खामियां की है, गलतियां की है, उसको ठीक करना है। तो मजबूत विपक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। लोकतंत्र को चलाने के लिए जितनी मजबूत सरकार ज़रूरी है उतना ही मजबूत विपक्ष भी ज़रूरी है, ताकि सवाल पूछा जा सके सरकार से, ठीक है, ताकि सरकार निरंकुश ना बन पाए। द गवर्नमेंट आल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमपी। तो सरकार को लोगों की ओपिनियन यानी लोगों की राय के बारे में भी पता पड़ता है। लोगों जो संसद में चुनकर आए हुए एमपी होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्लियामेंट, जिनको एमपी कहा जाता है, उनके द्वारा जब एमपी उनसे सवाल पूछते हैं तो लोगों की राय के बारे में पता पड़ता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। इससे सरकार सचेत होती है। इन ऑल मैटर्स डीलिंग विद फाइनेंस द पार्लियामेंट्स अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। अब वो सारे मैटर्स या वो सारे मामले जो कि
वित्त से संबंधित है, धन से संबंधित है। फाइनेंस मतलब वित्त या धन। तो इसमें सरकार को पार्लियामेंट की सहमति या स्वीकृति लेनी ज़रूरी होती है। तो मतलब वित्त या धन से संबंधित जितने भी मामले होते हैं उनमें सरकार को संसद की सहमति, संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इनकी सहमति या उनकी स्वीकृति लेनी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा महत्वपूर्ण काम है लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम। ठीक है, संसद कानून बनाती है। लॉ मेकिंग इज ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। कानून बनाने का सब जो बहुत महत्वपूर्ण काम है ये संसद ही करती है। यू विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर, जो अगला चैप्टर है। ठीक है, इसमें आप ये लॉ मेकिंग के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि अगला चैप्टर नंबर 4 है। ओके, हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट में कौन लोग हैं? पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। आज हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में, संसद में अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग चुनकर आते हैं एमपी बनकर। जैसे कि कोई दलित भी आ सकता है, ठीक है, कोई महिलाएं भी आ सकती है, कोई आदिवासी भी चुनकर आ सकता है। तो हर तबके के लोग, अमीर भी गरीब भी, ठीक है, तो ठीक है, पढ़े लिखे भी अनपढ़ भी चुनकर आते हैं। तो हर तबके के लोग चुनकर पार्लियामेंट में आते हैं। देयर हैज़ आल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो अब पार्लियामेंट में धीरे धीरे दलित और बैकवर्ड कास्ट से भी, या जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, उनकी भागीदारी भी हमें देखने को मिल रही है, वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। Some seats are reserved in the parliament for SCs and STs. Similarly, there is a reservation of seats for women. तो कुछ सीट हमेशा SC और ST कैटेगरी के लोगों के लिए आरक्षित रखी जाती है। उसी तरह से पार्लियामेंट में कुछ सीट्स ऐसी है जो कि महिलाओं के लिए भी आरक्षित रखी जाती है, जिन पर केवल वो ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो अब इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण शब्द या महत्वपूर्ण शब्दावली आ गई है। इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है, जैसे कि ईवीएम। ईवीएम मतलब इट स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसमें हम वोट देते हैं, जिसके द्वारा हम वोट देने का काम करते हैं, सरकार चुनने का काम करते हैं। सेकेंड है अप्रूवल। अप्रूवल क्या है? इट रेफर्स टू द फॉर्मल कंसेंट थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दैट पार्लियामेंट हैज़ एज वेल एज द फैक्ट्स दैट इज नीड टू कंटिन्यू टू एन्जॉय द पीपल्स ट्रस्ट। मतलब अप्रूवल मतलब आम सहमति या स्वीकृति। ठीक है, अप्रूवल मतलब मंजूरी या स्वीकृति। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्टेड, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या जिसको बोलते हैं एमपीज़, ठीक है, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड जो प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है, वो लोगों की आम राय से चुनकर आते हैं। ठीक है, उसी तरह से संसद में भी लोगों की आस्था बनाए रखने की ज़रूरत होती है। तो इसमें मतलब लोगों को भी संसद में आस्था होनी चाहिए, और जो लोग चुनकर आए हैं उनको भी लोगों के प्रति अपनी मतलब क्या बोलना चाहिए, उसमें भरोसा होना चाहिए, और लोगों की आम सहमति से ही जो ये रिप्रेजेंटेटिव है उनको काम करना चाहिए। अब रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि, द पर्सन हु इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल इज़ नोन एज द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। वो व्यक्ति जो कि लोगों के द्वारा चुनकर आता है, वो लोगों का प्रतिनिधि कहलाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एंजॉय द राइट टू वोट। मतलब सारे जो वयस्क लोग हैं देश के, वो वोट देने का अधिकार रखते हैं। ये होता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोलिशन, when one party does not got a clear majority, a group of political parties form a coalition and elect a leader who then forms a government known as the coalition government. तो coalition मतलब गठबंधन, मतलब जब एक पार्टी को कोई सीधा बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो वो दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर एक गठबंधन वाली सरकार बना लेता है, जिसमें 2 पार्टी भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा पार्टी भी हो सकती है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो सबको बताइए, संसद। द पार्लियामेंट इज़ इन इंडिया कंसिस्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा।
इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन द कंट्री। इट इज़ आल्सो नॉन एज संसद। जो पार्लियामेंट या संसद है वो, इसमें भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। और यह भारत की या देश की सबसे बड़ी कानून निर्माता एक संस्था है, कानून निर्माण की एक संस्था है, और इसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं। राज्यसभा, इट इज़ आल्सो नॉन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, मतलब ये राज्यों की सभा के नाम से भी जानी जाती है। इट्स टोटल मेंबरशिप इज़ 245, तो टोटल इसके सदस्य 245 है। इट इज़ चेयर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इसके जो पदेन सभापति होते हैं या अध्यक्ष जो होते हैं वो देश के मुख्य उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा, इट इज़ आल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, यह इसको लोगों के सदन के रूप में भी या लोअर सदन, निम्न सदन के रूप में भी जानते हैं। इट्स टोटल मेंबरशिप इज़ 545, और इसके कुल सदस्य संख्या है 545। इट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर, तो और इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर या लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अपोजिशन पार्टी, द अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इज़ फॉर्म्ड बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज दैट अपोज द मेजोरिटी पार्टी और कोलिएशन फॉर्म्ड, मतलब वो सभी पार्टियां जो कि मेजोरिटी में आई हुई पार्टी या फिर गठबंधन वाली सरकार का विरोध करने के लिए होंगे, वो सारे मिलकर अपोजिशन पार्टी बनाते हैं। और ठीक है, द लार्जेस्ट अमॉन्ग दीज पार्टी इज़ नोन एज द अपोजिशन पार्टी, और इन सब में जो सबसे लार्जेस्ट होती है, मतलब सेकेंड नंबर, ठीक है, पहले नंबर पे तो वो पार्टी होगी जो सरकार बनाएगी, जिसको बहुमत मिलेगा, या फिर जो पार्टियां मिलके गठबंधन वाली सरकार बनाती है, उनके बाद जो सबसे बड़ी पार्टी जिनको संसद में वोट मिले हैं या जिनके एमपी चुनकर गए हैं, वो पार्टी कहलाएगी अपोजिशन या विपक्षी पार्टी। रूलिंग पार्टी क्या है? द पार्टी दैट रूल्स द कंट्री, वह पार्टी जो देश को चलाती है, देश पर शासन करती है, जो कि मेजोरिटी में होती है। अनरिसॉल्व मतलब अनसुलझे, जो कभी जिनको हल नहीं निकला है, ठीक है। इट रेफर्स टू द सिचुएशन इन विच देयर आर नो ईजी सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, मतलब इसका मतलब वो ऐसी स्थिति से है जिसमें कि किसी समस्या का कोई आसान समाधान या हल नहीं मिल पा रहा है, वो होता है अनरिसॉल्व। तो बच्चों, आशा है आपको ये चैप्टर और वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ओके बच्चों, धन्यवाद।